हाय गाइज, मैं नवीन। हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ये जो इतिहास है ये आपके क्लास 10th और क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में जानना है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। क्या होता है राष्ट्रवाद? इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति चेतना या देश के प्रति चेतना। यह किसी विशेष भौगोलिक आपका जान गया कि एक छोटा सा समाज हो सकता है, एक टोला हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है। उनमें रहने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों में जानिएगा एकता की भावना कैसे पैदा किया जाए, मतलब देश के प्रति वे लोग कैसे जागरूक हो। यही आपका शब्द क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर किताबी तौर पर यह एग्जाम हॉल के दृष्टिकोण से अगर हम इसका परिभाषा लिखे तो यह लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना को दर्शाती है। अब ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ? ये देखिए है आपका कौन सा? यूरोप। और यूरोप में क्या है? राष्ट्रवाद। जिस तरह से जान गया कि भारत है और भारत किस महादेश के अंतर्गत? एशिया महादेश के अंतर्गत। तो ठीक उसी प्रकार से कुल महादेशों की संख्या कितनी? 7 है। तो 7 महादेशों में एक महादेश आता है यूरोप महादेश। और यूरोप महादेश में कुल कितने देश हैं? 46 देश हैं। ये 46 देश कई भागों में विभाजित था। इनमें से मुख्यतः हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत या पाठ के अंतर्गत जो है 2 देशों की चर्चा करेंगे, एक तो इटली और दूसरा जर्मनी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वर्तमान समय में इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। तो यूरोपीय महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मनी, इटली में जो भी राज्य था और जर्मनी में जो भी राज्य था कई भागों में विभाजित थे। और उन छोटे छोटे भागों पर जान गया कि राजाओं के द्वारा क्या किए जाते थे? शासन किए जाते थे। तो उनको कैसे एकत्रित किया जाए, कैसे उस खंडित भागों को अखंड में बदला जाए, तो इसके लिए क्या किसकी प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रवाद की। अब ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद हुआ था कहां से प्रारंभ? तो ये राष्ट्रवाद आपका जानिएगा यूरोप से ही प्रारंभ हुआ था। और यूरोप में भी कहां से? तो इटली के फ्लोरेंस शहर से। राष्ट्रवाद यूरोप में पुनर्जागरण काल के फलस्वरूप जो है प्रारंभ हुई थी। तो पुनर्जागरण काल किसको कहते हैं? तो 11वीं 12वीं शताब्दी में प्राचीन जो सांस्कृतिक सभ्यता थी, मतलब महिला एवं पुरुषों के बीच अधिक भेदभाव था, महिलाएं घरों से बाहर नहीं जा सकती थी, महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी। तो जितने भी प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता थी, इनके बदलाव के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, उसी आंदोलन को हम लोग कौन सा आंदोलन कहते हैं? पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण हुआ था वह किससे प्रारंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण काल से प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण काल के जनक, अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि पुनर्जागरण काल के जनक या पिता किसे कहे जाते हैं? तो ये दांते को कहे जाते हैं। तो यहां से आप जो है कुछ पॉइंट आपका निकलता है। सबसे पहले आप राष्ट्रवाद की परिभाषा लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद कहां से प्रारंभ हुआ था, दांते ने क्या क्या किया, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। राष्ट्रवाद के परिभाषा में आप लिख सकते हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी
भावना है जो भौगोलिक क्षेत्रों में एकता को दर्शाती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो भौगोलिक क्षेत्रों में एकता को दर्शाती है। अब यहां से आप लिख सकते हैं राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। 2 पॉइंट आप नोट कर लिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण काल क्या था, पुनर्जागरण काल के जनक किसको कहते हैं, आगे का पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो पुनर्जागरण काल का परिभाषा नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे जो संबंधित पॉइंट है ये पूछे जाते हैं। तो आपको जो है तब पर भी परिभाषा लिख लेना है। पुनर्जागरण काल आप लिख सकते हैं 11वीं 12वीं शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी में यूरोप में सांस्कृतिक सभ्यता के बदलाव के लिए 11वीं 12वीं शताब्दी में यूरोप में सांस्कृतिक सभ्यता के बदलाव के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। अगला पॉइंट यहां से बन जाता है आपका कि पुनर्जागरण काल के जनक किसको, तो दांते को कहे जाते हैं। दांते का जन्म कब हुआ था, 1260 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी, 1321 में। और दांते ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक आपको याद रखना है कि दांते द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जो कि टस्कन भाषा में थी। कौन सी पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी। तो क्वेश्चन पूछता है कि दांते द्वारा लिखित किस पुस्तक में स्वर्ग एवं नरक की चर्चा की गई है, तो वह किस पुस्तक में की गई है, डिवाइन कॉमेडी में की गई है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पुनर्जागरण काल का पिता किसको, दांते को। ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1260 से 1321। आप समझ जाइएगा कि इनका जन्म 1260 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 1321 में हुआ था। कौन सी पुस्तक लिखा था, तो पुस्तक में आपको याद करना है डिवाइन कॉमेडी। और ये डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में लिखी गई थी, टस्कन भाषा में। इसमें किसकी चर्चा की गई है, स्वर्ग एवं नरक की चर्चा की गई है। पुनर्जागरण काल से जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो आपके बुक में है और जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद पुनर्जागरण काल में ही आपको जो 3 कलाकार का नाम याद रखना है, क्योंकि पुनर्जागरण काल में इन तीनों कलाकारों की कलाकृतियां भी बहुत फेमस हुई थी। तो उन तीनों कलाकार की कलाकृतियां से क्वेश्चन बनता है। उसमें आपको याद रखना, एक का नाम था लियोनार्डो दा विंची, एक का नाम था माइकल एंजेला और एक का नाम था राफेल। तो क्वेश्चन पूछता है द लास्ट सफर तथा मोनालिसा किसकी कृति है, तो लियोनार्डो दा विंची की। ठीक उसी प्रकार से द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है, तो माइकल एंजेला की। और जान गया कि जीसस की जो क्राइस्ट माता है मोडेना अगर किसी की कृति है तो वह जो आपका जो है राफेल का कृति है। ठीक, इतना बात आपको याद करना है, तो इनको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग तीनों कलाकृतियों को देखेंगे। तो पुनर्जागरण काल के दौरान कितने कलाकार, तो 3 कलाकार की कलाकृति आपको याद रखना है, जिसमें एक का नाम आपको याद रखना है लियोनार्डो
लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची कौन सी कलाकृति थी? तो द लास्ट सफर तथा मोनालिसा। द लास्ट सफर तथा मोनालिसा। और माइकल एंजेला, इसकी कौन कौन सी कृति थी? तो इसकी कृति में आपको याद रखना है द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन। और एक कलाकार की और कलाकृति याद रखना है राफेल। राफेल जीसस की जो क्राइस्ट माता थी मोडेना, इनकी कलाकृति जो ये उभारे। अब यूरोप में जो पुनर्जागरण काल प्रारंभ हो गया था वह तो जानिए कि पुनर्जागरण काल से यह राष्ट्रवाद जो आपका जो प्रारंभ हुआ था वह पुनर्जागरण काल से प्रारंभ हो गया था। लेकिन यह जो एक क्रमवार रूप से रूप पकड़ा था वह फ्रांस की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप एक क्रमिक विकास इनका हुआ था। लेकिन जानिए कि जो विश्व स्तर पर जो ये फैला था ये 19वीं शताब्दी में फैला था। तो पुनर्जागरण काल के बाद जो 1789 में फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक युग में जो इसका जो विस्फोट हुआ था, इनमें एक और व्यक्ति था जो कि जानिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में अहम भूमिका निभाया था, और उन व्यक्तियों का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कई सारे विजय अभियान चलाए गए थे कि घर घर जो है एकता की भावना फैले, और घर घर एकता की भावनाओं को फैलाने के कारण ही यह जानिएगा कि संभव हो पाया था कि जर्मनी जो कि 300 छोटे प्रांतों में विभाजित था वह मात्र 39 प्रांतों में सिमट कर रह गए थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कौन कौन से काम किए गए थे, इनके बारे में। तो हम लोग अभी जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था। तो जरा हम लोग इसको एक बार जो पूरा कहानी पढ़ते हैं तब जो है इस पर लिखेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को जो इनका जन्म हुआ था वह हुआ था कोर्सिका द्वीप की जो राजधानी थी अजासियो, कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में जो हुआ था। साथ ही साथ जानिए कि नेपोलियन बोनापार्ट के जो पिता थे उनका क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट था। और नेपोलियन ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की थी वह क्या था? ब्रिटेन के सैन्य एकेडमी में। तो इनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो अभी पॉइंट के रूप में आपको हम लिखा देते हैं और आपको नोट करना है। और इसके बाद जानिए कि जब नेपोलियन ने वहां पर जब पूरा तरह से जानिए कि जो एक कर दिया तो इसमें जितने भी प्राचीन राजा राज क्या करते थे उनको इस बात से बहुत बुरा लगा। तो सब जितने भी निरंकुश शासक थे सभी एकजुट होकर आगे चलकर नेपोलियन को हराने का काम करता है, और हराकर पुनः जानिए कि पुनः फ्रांस में उसी वंश का उदय हो जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ी हुई बातें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका वही रहेगा, जन्म कहां हुआ था, पिता का क्या नाम था, कौन कौन सा ये काम किया, पहला चांसलर कब बना था, वहां का जो है शासक कब बना था, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आपका ये बन जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित जो भी बातें हैं इसको हम लोग जान जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, आपको इसका जन्म याद रखना है। तो जन्म इसका कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। कहां हुआ था? तो आपको याद रखना है कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो, अजासियो, ठीक। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो। पिता का क्या नाम था? तो पिता के नाम में याद रखना है कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट। प्रारंभिक शिक्षा इसकी कहां हुई थी? प्रारंभिक
शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा में आपको याद करना है ब्रिटेन के सैनिक एकेडमी, ब्रिटेन के सैनिक एकेडमी। ठीक, 3 पॉइंट अभी हम लोग देखे। जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को। कहां हुआ था? कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई थी? ब्रिटेन के सैनिक एकेडमी में। और अब इनके द्वारा किया गया कार्य, इन्होंने क्या किया था? 1796 ईस्वी में इटली में ऑस्ट्रेलिया का जो अनाधिकार था, ऑस्ट्रेलिया के अनाधिकार को समाप्त कर देता है। कब? तो 1796 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है 1796 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के अधिकार को इटली से समाप्त कर देता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो 1796 में जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अनाधिकार को इटली से समाप्त कर दिया, तो 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? इटली में गांजा की जो डायरेक्टरी शासन व्यवस्था थी, डायरेक्टरी शासन व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और 1799 ईस्वी में ही यह क्या हुए थे कि जानिया की जो फ्रांस का जो ये क्या हुआ था कि पहला जो है काउंसलर बना था। तो आपको पहले 2 बात याद करना है। 1799 में इटली में डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया। 1799 में एक और बात इसका याद करेगा, 1799 में ये क्या हुए थे? प्रथम चांसलर मतलब प्रधानमंत्री बने थे। 1802। चलिए, यहां पर आपको याद करना है 1802 ईस्वी। 1802 ईस्वी में यह जो है जीवन भर के लिए चांसलर बना था। तो पहले आप इतना बात को नोट कीजिए कि 1799 ईस्वी में इटली में डायरेक्टरी शासन को समाप्त, 1799 ईस्वी में प्रथम चांसलर और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए चांसलर बने थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि 1799 ईस्वी में इटली में जो डायरेक्टरी शासन था इसको समाप्त कर दिया। 1799 ईस्वी में ही यह प्रथम वहां का जो चांसलर बना। 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए चांसलर बने थे। लेकिन फ्रांस का पहला जो ये शासक बना था वह बना था 1804 ईस्वी में। और साथ ही साथ बैंक ऑफ फ्रांस, आप जब बोर्ड क्वेश्चन जो पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की गई थी? तो 1800 ईस्वी में। तो आप पहले यहां पर नोट कर लीजिए 1804 ईस्वी में यह क्या हुआ था कि फ्रांस का शासक बना था। फ्रांस का शासक पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक कब बना? 1804 ईस्वी में। उसके बाद 1800 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना किया था। ठीक, आधुनिक फ्रांस का निर्माता, और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता अगर किसी को कहे जाते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहे जाते हैं। तो यह सब आपका क्वेश्चन बन जाता है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है किसको कहते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहे जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। इंग्लैंड को बनियों का देश, इंग्लैंड को बनियों का देश कहकर अगर कोई पुकारा था तो अभी कौन पुकारे थे? नेपोलियन बोनापार्ट।
इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। अब देखिए कुछ युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जान गया कि इनकी हार हो जाती है और हार हो जाने के बाद इसको जो है द्वीप पर भेज दिया जाता है। लेकिन एक युद्ध में यह द्वीप पर से भाग भी जाता है, लेकिन अंततः जो युद्ध होता है वाटरलू का युद्ध, वाटरलू के युद्ध में जान गया कि जो इनकी हार होती है और हार हो जाने के बाद इसे जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा जाता है, जहां इनकी 6 साल के बाद क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो अब इससे जुड़े हुए जो युद्ध है उस बात को अब याद रखना है। पहला युद्ध इन्होंने लड़ा था ट्राफलगर का युद्ध। ट्राफलगर का जो युद्ध हुआ था ये आपको याद करना है 21 अगस्त 1805 ईस्वी को। तो 21 अगस्त 1805 ईस्वी को जब ट्राफलगर का युद्ध हुआ था, तो ट्राफलगर के युद्ध में जो है नेपोलियन बोनापार्ट विजयी हुआ था। और उसके बाद जो आपको जो युद्ध याद रखना है नील नदी के युद्ध। नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज के जो सेना नायक थे बेरा के हाथों क्या हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो है बुरी तरह से क्या हो गया था? पराजय हो गया था। तो नील नदी के युद्ध में आपको याद रखना है जो अंग्रेजी जहाज के जो नायक थे बेरा के हाथों क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए या इनको नोट कीजिए। 2 युद्ध अभी तक में हम लोग पढ़े कि ट्राफलगर का युद्ध कब? तो ट्राफलगर का युद्ध जो वो हुआ था आपका 21 अगस्त 1805 ईस्वी को, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है? कि हरा देता है। लेकिन नील नदी के युद्ध जो कि अंग्रेजी जहाज के जो बेरा थे नायक, इनके हाथों नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आइए अब यहां पर आपको याद करना है 1813 ईस्वी में यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया था? लिप्जिक नामक स्थानों पर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था। और हराने के बाद इसे जानिए कि एल्वा द्वीप पर भेजा गया था, जहां से ये क्या हुए थे? भाग निकले थे। तो आपको याद करना है यूरोपीय राष्ट्रों ने कब? तो 1813 ईस्वी में लिप्जिक नामक स्थान पर। किस स्थान पर? तो लिप्जिक नामक स्थान पर हराया था। और हराने के बाद इसको कहां भेजा था? तो एल्वा द्वीप पर। और वहां से ये क्या हुए थे? भाग निकले थे। अगला पॉइंट आप याद कीजिएगा 21 जून 18 जून 1815 ईस्वी। 18 जून 1815 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में बुरी तरह से क्या होता है? मित्र राष्ट्रों के हाथ क्या होता है? इनकी पराजय हो जाती है। कब? तो 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्र के हाथ इनकी जब पराजय हो जाती है तो इसको कहां भेज दिया जाता है? सेंट हेलेना द्वीप पर। और 6 सालों के बाद वहां पर इसकी क्या होती है? तो मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद रखना है वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय हुआ था। वाटरलू के युद्ध में जब ये हार गया था तो हारने के बाद इसको कहां भेजा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। और 6 सालों के बाद वहां पे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग लिटिल कारपोल के नाम से जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस में सुधार किया था, पुनः जान गया कि मित्र राष्ट्रों ने जो है क्या किया? पुनः जो उनकी जो प्रारंभिक शासन थी उनको लाने का कार्य किया। अब 1815 में जब इनकी हार हो जाती है तो यहां से आपका शुरू होता है मेटरनिक युग। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मेटरनिक युग से क्या समझते हैं?
तो मेटरनिक युग को हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।